दोस्तों, देश में कंडक्ट हो रहे जनरल इलेक्शंस के दौरान सभी नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस और स्पेकुलेशंस किए। किसी ने 400 पार का नारा दिया तो किसी ने सिद्धू मूसेवाला के फेमस सॉन्ग 295 को याद किया। मगर जब चुनावी नतीजे सामने आए तो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पेकुलेशन से लेकर एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस तक सब धरे के धरे रह गए। जहां बीजेपी लेड एनडीए को जीत मिली, मगर इंडिया के रूप में संगठित विपक्ष की हार को भी हार माना नहीं जा सकता। लेकिन इस सारे उठापटक के बीच एक प्रेडिक्शन ऐसा भी था जिसे पहले तो सब ने बेसलेस बता के सिरे से नकार दिया था, पर आज उत्तर प्रदेश और भारत के पॉलिटिकल गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस प्रेडिक्शन की जहां उनका कहना था कि यदि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो बहुत जल्द बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का टिकट काट सकती है और यूपी को उनकी जगह कोई नया सीएम मिल सकता है। अब उस समय तो खुद योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल के स्टेटमेंट को ये कहते हुए नकार दिया था कि जेल में रहने की वजह से सीएम केजरीवाल का दिमाग खराब हो चुका है और इसी कारण वो बिना सिर पैर की बातें करने लगे हैं। मगर आज की स्थिति में देखें तो शायद केजरीवाल की बात उतनी खोखली नहीं थी जितनी उस समय महसूस की जा रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है, वहीं एक पॉलिटिकल मैसेज बार बार सामने आ रहा है दैट ऑल इज नॉट वेल, यानी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संदर्भ में कही जा रही है, क्योंकि दोनों बड़े नेता पॉलिटिक्स के सेम पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा इशू ऊपर से जितना इजी दिखता है ना, उतना इजी है नहीं। और यही रीजन है कि पॉलिटिकल पंडित्स का ये कहना है कि असल में आज की बीजेपी पुराने जमाने की कांग्रेस की राह पर ही आगे बढ़ रही है और इसीलिए यूपी में चल रही ये खींचतान केवल योगी वर्सेस मौर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें योगी वर्सेस अमित शाह तक जाती हैं। मगर आप कहेंगे कि आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच कैसा टसल? इसीलिए आज इस पॉलिटिकल केस स्टडी में हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ और यूपी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या हो सकता है। रिसेंट इलेक्शंस में बीजेपी की हार और योगी बीजेपी रिफ्ट के बीच क्या कनेक्शंस था और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे इतनी श्योर हैं कि बीजेपी और योगी का साथ अब शायद लंबा नहीं है। यूं तो इस कहानी की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, लेकिन यूपी में हाल की पॉलिटिकल टसल के इस अध्याय की शुरुआत यूपी में बीजेपी की हार से हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को यूपी में 60 सीट्स मिली थी, मगर इस बार वो केवल 33 सीट्स ही जीत पाई है। यही नहीं, यूपी में बीजेपी का वोट शेयर भी 2019 में 49.98% से घटकर 2024 में 41.37% रह गया है। और ये तब है जब यूपी में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट बीते लगभग 7 साल से सत्ता में है। साथ ही सेंटर में बैठी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट यूपी को राम मंदिर और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल और स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स के रूप में ढेरों सौगातें दे चुकी है। ऐसे में यूपी में बीजेपी का ये परफॉर्मेंस उसके लिए किसी हार से कम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश का वो राज्य है जिसके बलबूते बीजेपी अपने पिछले इलेक्शन के परफॉर्मेंस को बीट करके उससे भी ज्यादा सीट्स लाने का सपना सजाए हुई थी। यही नहीं, इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इस दमदार वापसी ने लगभग 3.5 साल बाद आने वाले यूपी स्टेट इलेक्शंस में भी बीजेपी के लिए एक नया खतरा खड़ा कर दिया है, जहां बीजेपी को यह भी डर सताने लगा है कि आखिर जनता के मूड का ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। यही कारण है कि चुनावी नतीजे आने के बाद से यूपी में हुई हार को लेकर बीजेपी में आत्ममंथन या कहें इंट्रोस्पेक्शन का दौर चल रहा है। पूर्वांचल में राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी, टिकट्स बांटने में हुई गलती और लोकल लीडर्स की अनदेखी, समाजवादी पार्टी के बैनर तले ओबीसीज और दलितों का होता एकीकरण, इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा था कि बीते कुछ हफ्तों में ये मुद्दा कहीं साइडलाइन हो गया और सारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यह आ गया कि क्या यूपी में सीएम योगी अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, और क्या बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हुई हार के लिए योगी ही जिम्मेदार हैं। हालांकि राज्य में हार के कारणों की समीक्षा को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर तो अब भी जारी है, मगर इन समीक्षाओं में खास बात यह है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी में जोन वाइज समीक्षा बैठकें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी बैठकें ले रहे हैं। विपक्ष इसे दोनों नेताओं के बीच की जोर आजमाइश कह रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते कुछ समय से ये दोनों नेता इशारों में ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जहां बीते हफ्ते ही केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार को संगठन के नीचे बताया,
तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी इलेक्शंस हारने की वजह ओवर कॉन्फिडेंस को बताया, मगर इन दोनों ने ही अपने इस बयान में खुलासा नहीं किया कि उनका इशारा किस ओर था। न तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में योगी आदित्यनाथ की सरकार का नाम लिया और ना ही योगी ने ये क्लियर किया कि वो किसके ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की या फिर दिल्ली में बैठी पार्टी हाई कमांड की। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि इलेक्शंस को लेकर बीजेपी की ओर से सारे फैसले दिल्ली में ही लिए गए। यही कारण है कि यूपी बीजेपी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहाँ तक कि एनडीए के संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दल भी दोनों खेमों में मुलाकात कर सियासी संकेत दे रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने तो बीजेपी में चल रही इस उथल पुथल को देखकर तंज कसते हुए यूपी में एनडीए विधायकों को पार्टी तोड़कर उनके साथ सरकार बनाने का न्योता तक दे डाला। मगर इसके बाद भी बीते 2 हफ्तों में बयानबाजी और बैठकों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी सुप्रीमो जेपी नड्डा से मिले तो दूसरी ओर यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जिसके बाद पीएम खुद योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आधा दर्जन पार्टी लीडर से मिले, जिसमें असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। लेकिन इतनी सारी बैठकों के बाद भी बीजेपी की ओर से एक भी खंडन जारी नहीं होता कि जो मीडिया में चल रहा है वो गलत है, भ्रामक है और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, बल्कि उसके उलट हर कोई इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। दूसरी ओर अब यूपी और बीजेपी के इस बिखराव का मामला इस कदर बढ़ चुका है कि आरएसएस ना चाहते हुए भी इस क्रॉस फायर के बीच फंसी दिखाई देती है। ऐसे में सारे टसल के बीच एक सवाल बहुत जोर शोर से उठता है कि क्या वाकई यूपी की हार के लिए बीजेपी सीएम योगी को जिम्मेदार मानती है? और अगर यूपी में बीजेपी की हार के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं थे तो फिर उनके अगेंस्ट इस तरह से घेराबंदी क्यों की जा रही है? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये जरूरी है कि हम आज की बीजेपी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझें, जिसकी वजह से बीजेपी की तुलना कांग्रेस से की जाने लगी है। दोस्तों, भारत में कांग्रेस के राज का एक लंबा इतिहास रहा, जहां खासतौर पर नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का एक एपिसेंटर बना रहा। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर चुने जाने हो या राज्यों के सीएम, यहां तक कि पार्टी की ओर से राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा, इस तरह का हर फैसला सो कॉल्ड पार्टी आला कमान ही किया करते थे। और इस आला कमान का मतलब था नेहरू गांधी परिवार या उनके कुछ नजदीकी और कांग्रेस में कद्दावर नेता। मगर फिर भी किसी भी फैसले को लेने की फाइनल अथॉरिटी की मोहर हमेशा नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही रही है। अक्सर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के इसी वर्किंग कल्चर पर उंगली उठाती रही है, जहां वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछती रही है कि डेमोक्रेसी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी में और आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की गवर्नेंस इतनी सेंट्रलाइज्ड है, जहां हर फैसला दिल्ली से ही लिया जाता है। मगर पॉलिटिकल गुरुज की माने तो बीते काफी अरसे से बीजेपी भी कांग्रेस की इसी राह पर आगे चल रही है, जहां खुद की पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेटिक मॉडल का दम भरने वाली बीजेपी इस कदर सेंट्रलाइज हो चुकी है कि आज उसका हर फैसला केवल 2 ही लोगों के हाथों में है। और यही कारण है कि बीते लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हर छोटा और बड़ा फैसला दिल्ली के इस केंद्र बिंदु में ही लिया जाता रहा है। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि इस बात को अभी बहुत समय नहीं हुआ है जब बीजेपी को रास्ता दिखाने का काम मार्गदर्शन मंडल के रूप में खुद बीजेपी के सीनियर लीडर्स लिया करते थे। ये जो पार्टी की दिशा निर्धारित करने और उसे ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने का काम आरएसएस और संघ परिवार का हुआ करता था। मगर हाल ही में इलेक्शंस के पहले बीजेपी सुप्रीमो जेपी नड्डा ने खुद आरएसएस को बीजेपी से उस समय साइडलाइन कर दिया जब उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि अब बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी पार्टी है और उसे आरएसएस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जिसके जवाब में आरएसएस की ओर से भी कुछ तल्ख टिप्पणियां सामने आई थी। लेकिन इस सब के बीच भी बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि सभी फैसले तो दिल्ली के बंद दरवाजों के पीछे ही लिए जाएंगे। यही नहीं, अगर हम केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये थ्योरी उतनी भी मनगढ़ंत नहीं है जितनी पहली बार सुनने में लगती है। अब देखिए ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसी कोशिश में रही है कि उसकी पावर एक एपिसेंटर पर सेंट्रलाइज रहे और इसके लिए उसने कभी भी स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। वैसे ही ये हाइपोथेसिस थ्योरी तो यही कहती है कि यदि हम बीते 1 दशक में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ हमेशा से यही कोशिश की गई है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप ना हो पाए। तभी राज्यों में चुनाव जीतने के बाद स्टैब्लिश्ड लीडरशिप को बदलकर अनजान चेहरों को वहां स्थापित किया जा रहा है। फिर चाहे हम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव की बात करें या फिर वसुंधरा राजे को बदलकर भजनलाल शर्मा की,
ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कंट्रोल पूरी तरह से सो कॉल्ड पार्टी आला कमान के पास ही रहता है। दूसरी ओर इसके पहले भी शाह और मोदी की गुजरात लॉबी बीजेपी के ऐसे कई लीडर्स को किनारे लगाती रही है जो पार्टी में उनके डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं, फिर चाहे वो केशुभाई पटेल और येदियुरप्पा जैसे मंजे हुए लीडर हो या फिर बीजेपी के ग्रैंड ओल्ड फिगर लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हो। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में योगी आदित्यनाथ एक अपवाद या एक्सेप्शन है, जिनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनका नाम यूपी का सीएम बनने के साथ ही देश के पीएम की रेस में भी लिया जाने लगा था, जिसकी वजह से योगी बीजेपी के सेंट्रल कमांड की मुट्ठी से बाहर हैं। अब हो सकता है कि यहाँ आप असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम लें, लेकिन यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि बिस्वा शर्मा ओरिजिनली कांग्रेस के ही नेता थे और असम में बीजेपी ने अपनी खुद की जमीन तलाशने के लिए ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया। ऐसे में बिस्वा शर्मा को आरएसएस का सपोर्ट प्राप्त नहीं है, मगर योगी के केस में ये कोई आज की बात नहीं है, ना ही योगी के तेवर आज बदले हैं, बल्कि जब योगी यूपी के सीएम ना होकर गोरखपुर से 5 बार के सिटिंग एमपी भी थे, तब भी उनकी छवि एक धाकड़ और नो नॉनसेंस लीडर की थी। यहाँ तक कि योगी ने बीजेपी के सेंट्रल हाईकमांड के सामने अपनी धमक 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शंस में ही दिखा दी थी। उस दौरान हुआ कुछ यूं था कि यूपी असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 403 में से 312 सीट्स जीतकर लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर की थी, मगर इसके बाद भी बीजेपी के बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस में बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे योगी को यूपी का सीएम बनाया जाए। यहाँ तक कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था कि यूपी में मिली इस जीत के बाद यूपी का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इस रेस में तत्कालीन स्टेट चीफ केशव मौर्य और एक्स यूनियन मिनिस्टर और जम्मू एंड कश्मीर के आज के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल थे और ये दोनों ही अपनी अपनी तरह से यूपी में अपनी बिसात बिछाने में व्यस्त थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य अपने ओबीसी वोट बैंक, पोलाइट लहजे और यूपी पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ की वजह से सबसे आगे थे। ऐसे में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि मामले की गंभीरता को समझते हुए अमित शाह को ही इस मसले का हल ढूंढने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद उन्होंने योगी को दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का पद देकर सीएम की कुर्सी से पीछे हटने को कहा गया। इसके जवाब में योगी ने यह पद लेने से साफ इनकार कर दिया और लखनऊ के लिए वापस चले गए। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल गहराता जा रहा था, मगर इसी बीच अमित शाह के एक जवाब ने इस मामले को क्लियर कर दिया। असल में मीडिया का अमित शाह से यह सवाल था कि यूपी का अगला सीएम कौन होगा, और इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कह दिया जिसे केशव चाहे, यानी कि मामला साफ था। केशव प्रसाद मौर्य अब यूपी के सीएम की रेस से बाहर हो चुके थे। लेकिन अमित शाह के इस स्टेटमेंट के ठीक बाद ही ये खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य चेस्ट पेन की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। इस बात पे यूपी के वेटरन ग्राउंड लेवल जर्नलिस्ट की ओर से ये दावा किया गया कि केशव का इस तरह हॉस्पिटलाइज होना पार्टी हाईकमांड के लिए एक सिग्नल था, एक सिग्नल ये बताने का कि वो पार्टी के फैसले से दुखी हैं। जाहिर है कि अगले ही दिन केशव प्रसाद मौर्य हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए और उसी शाम 17 मार्च 2017 को अमित शाह ने कॉल करके योगी को फिर से दिल्ली वापस बुलाया। उस समय दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट या ट्रेन ना होने की वजह से अगले दिन यानी 18 मार्च की सुबह प्राइवेट प्लेन से योगी दिल्ली पहुंचे, जहां से सीधे उन्हें पीयूष गोयल के घर ले जाया गया और यहां इस बात पर मोहर लगी कि यूपी के अगले सीएम योगी ही होंगे। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो योगी कभी भी मोदी और शाह की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि पीएम मोदी मनोज सिन्हा की तरफ और अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में थे। मगर उस समय आरएसएस और खासतौर पर बीजेपी की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्ण गोपाल के दबाव में योगी को सीएम पद के लिए आगे करना पड़ा। उस समय पार्टी हाईकमांड की सोच ये थी कि योगी का तेज तरार रवैया और कट्टर हिंदुवादी नेता की छवि बीजेपी के लिए एक अच्छा फैन बेस पैदा करेगी, जहां योगी की इस इमेज के बल पर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और पीएम मोदी भी जरूरत के मुताबिक डिप्लोमेटिकली एक सॉफ्ट हिंदुत्व की अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकेंगे। मगर आज बात अलग है। अब बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट पर उस तरह डिपेंडेंट नहीं है जैसे वो पहले हुआ करती थी। ऐसे में बीजेपी में पावर का सेंट्रलाइजेशन और भी ज्यादा मजबूत होने लगा है और धीरे धीरे योगी का यही तेज तरार रवैया अब सेंट्रल लीडरशिप पर हावी होने लगा है। आज योगी देश के साथ साथ हर स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी का प्रोमिनेंट फिगर बन गए हैं। आरएसएस और वीएचपी के बीच भी योगी ब्रांड की अपनी एक अलग पहचान है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो योगी का यही अंदाज अब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की आंखों में खटकने लगा है। दोस्तों, अमेरिकन ऑथर बर्थ मूरे का एक कोट है, इनसिक्योरिटी इज एट द हार्ट ऑफ
एवरी राइवलरी। ऐसे में यदि हमें इस बात का मतलब समझते हुए यूपी के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ बहुत कुछ एक साथ घटित हो रहा है। जहां एक तरफ ऑपोजिशन पार्टीज की ओर से ये बात कही जा रही है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य खुद ही सीएम पद की महत्वाकांक्षा में योगी के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं, जहां वो अपनी जगह बनाने के लिए योगी पर हार का दोष मढ़ने की कोशिश में है। तो वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के हेड अखिलेश यादव के अनुसार यूपी में जो दो नेताओं की लड़ाई दिखाई जा रही है वो दो नेताओं की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। असल में यहाँ उनका इशारा योगी और अमित शाह पर था। अगर हम सीएम केजरीवाल द्वारा मई में दी गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उम्र के लिहाज से पीएम मोदी शायद अपने लास्ट टेन्योर में है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी के अंदर ये सवाल उठने वाला है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की ओर से अगला पीएम का चेहरा कौन होगा। अब भले ही कोई खुल के कहे नहीं, पर पार्टी में इतने सालों तक काम करने के बाद पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो हैं। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम पद की इस रेस में अगले दावेदार खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन अमित शाह भी ये बात जानते हैं कि आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के कन्वेंशनल हिंदू वोटर्स के बीच योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग पकड़ है, और ये पकड़ भी कुछ ऐसी है कि इसके सामने अमित शाह की पकड़ भी कुछ ढीली दिखाई देती है। यही कारण है कि फर्स्ट टेन्योर में यूपी के सीएम बनते ही पब्लिक में ये मैसेज दिया जाने लगा था कि पीएम मोदी के बाद आरएसएस और बीजेपी के हिंदूवादी विचारधारा का चेहरा तेज तरार छवि वाले योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ऐसे में इस थ्योरी के अनुसार दिल्ली के बड़े नेता खुद सीएम योगी को पीएम की कुर्सी की रेस से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए योगी का यूपी सीएम पोस्ट से हटना बेहद जरूरी है ताकि उन्हें लाइमलाइट से दूर किया जा सके। लेकिन दोस्तों ये सारी थ्योरीज हैं और इन थ्योरी में कितना दम है और इस खींचातानी का नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? आप योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल सेटअप के स्टाइल के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को।